Everyone take out your notebooks. In the first lecture, we started with the definition of auditing and we just took the basic concepts what the audit is all about. इसकी definition बेटा जो हमारी first definition हमने करी है, what is audit if everybody remembers? What is audit? Independent examination of financial information of any entity, कोई भी हो, irrespective of its size, of its legal structure, whether it is profit making or it is not profit making, यानी charitable institute हो उनका भी audit होगा. Basically audit करने का main purpose है क्या? We are just examining the already done task. ये बात बताई थी मैंने उस दिन. हमने कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी है, हमने सिर्फ किए हुए काम को जाकर वेरीफाई करना है, चेक करना है कि वेदर इट इज बीइंग डन एज पर द एप्लीकेबल रूल्स फ्रेमवर्क और नॉट. तो हमने इसमें देखा था कि मैंने कौन सा वर्ड यूज किया था, एप्लीकेबल, FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग framework. So this is my responsibility as an auditor to see whether the accounts have been prepared as per the applicable financial reporting framework. और ये भी मैंने आपको बेसिक थोड़ा बता दिया था कि 100% मैं सब कुछ नहीं बता सकती एक्यूरेसी में. I can just go for the reasonable accuracy. Whatsoever area I am checking, if that gives me a reasonable assurance that the items are prepared as per the rules, then I will give my opinion that yes, they are following all the rules and regulations. Is that clear? तो ultimately audit करने का purpose क्या है बच्चे? To give an opinion thereon. तो हमने इसमें से कुछ कीवर्ड्स उस दिन करे थे जो आज हमने कुछ और कीवर्ड्स कंटिन्यू करने हैं. मींस जितना भी हमने बेटे डेफिनेशन के बाद पार्ट किया था यहां से, यू कैन नेम इट एज एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन. इस पूरे पार्ट को हम क्या नाम दे सकते हैं? एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन. मींस डेफिनेशन इज वन टोटल स्टेटमेंट ऑफ 2-3 लाइंस. उस 2-3 लाइंस में इतने हिडन मैसेजेस हैं कि उसको मेरे को इलैबोरेट करके एक्सप्रेस करना पड़ेगा. क्लियर? उस इलैबोरेशन को हम बोलेंगे बेटा एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन. इज दैट क्लियर? तो हमने पहला एनालिसिस किया था ऑडिट इज टू बी डन ऑफ एनी एंटिटी, मतलब किसी का भी ऑडिट होगा. अब इसमें हमारा एक पार्ट आ गया था कि मैम हम चैरिटेबल का भी ऑडिट करेंगे, पर चैरिटेबल तो प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बैठी है, तो वहां क्या चेक करने जा रहे? व्हाट आर वी गोइंग टू चेक? उस दिन मैंने एक बात बताई थी कि मेरा ओपिनियन, जो मेरा लास्ट रिजल्ट है, वो कई लोगों के लिए मैटर करेगा. लोग मेरी रिपोर्ट पर डिपेंड करते हैं, तो मेरा दिया गया ओपिनियन उन सबको डिसीजन मेकिंग में हेल्प करने वाला है. तो अगर मैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के खाते बना रही तो उसमें तो प्रॉफिट है नहीं, तो किस तरह का आपको बेनिफिट मिलेगा मेरे ओपिनियन से? थोड़ा सा सोचो और सोचो. पहले मेरे को ये बताओ चैरिटेबल बॉडीज चलती कैसे हैं? डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से, मेंबरशिप फीस. ऐसा ही होता है ना. मेंबर्स विल रजिस्टर देमसेल्व्स, दे विल पे सम रेगुलर फीस, या किसी से फंड आ गया, कोई एलोकेशन हो गई, कोई चैरिटी आ जाएगी आपको, कोई डोनेशन हाथ में आई है, उसके बाद वो पैसे को हमने कहीं ना कहीं अलॉट करना होता है. मेन तो चैरिटेबल बॉडी यही करती है ना. अगर सपोज एक एनजीओ है जो ऑर्फनेज है, एक ऑर्फन्स के लिए बनी है, किसी संस्था ने आके उसे पैसा दे दिया और साथ में ये भी बोला कि मेरा ये पैसा बच्चों की एजुकेशन में लगाना, तो क्या उस फंड का एक पर्पस है? तो एज एन ऑडिटर व्हाट आई हैव टू चेक कि वाज द अलॉटेड मनी एक्चुअली बीइंग यूटिलाइज्ड फॉर द सेम पर्पस और नॉट. बात समझ में आई? यहां पर मैं कोई अकाउंट्स की प्रॉफिटेबिलिटी देखने नहीं आ रही हूं. आई एम जस्ट हियर वेरीफाइंग वेदर दीज चैरिटेबल बॉडीज आर वर्किंग इन द नॉर्म्स as per their designated purpose and the money is not being misdealt with, या उसमें कोई embezzlement of funds नहीं हो रहे हैं. बात समझ में आ रही है? क्योंकि ये बिजनेस नहीं है, फ्री का पैसा आ रहा है, चैरिटी है, डोनेशन आ रही है. तो जितने मेंबर इस एनजीओ को चला रहे होंगे, आपको पता है करप्शन का लेवल.
अगर आपको 1 करोड़ का फंड पास हुआ है बच्चों के लिए, आपने अच्छा हॉस्टल बनाना है, उसमें से आपने अगर जो वहां मैनेजर है या हेड है वो करप्ट है, अगर अपने अंदर पैसा लेगा, बिल दिखाएगा बड़ा कि सर हमें तो 1 करोड़ से भी ज्यादा पैसा लग गया, प्लीज इसे पास कर दीजिए, पीछे से पैसा पास हो गया, वो सारा फंड किसकी पॉकेट में गया? उस इंडिविजुअल के, उस हेड के, राइट? पर क्या वो एक्चुअली में यूटिलाइज हुआ? नहीं हुआ। तो ये भी काइंड ऑफ फ्रॉड है ना। तो इवन दो कोई कंसर्न प्रॉफिट बनाए या ना बनाए, फिर भी हम उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेंगे, बिकॉज हर एक एंटिटी का एग्जामिनेशन का मेरा व्यू पॉइंट बदल जाएगा। Others में I am pointing out the calculations, whether the expenses are shown correct, whether the profit calculated is correct, whether the figures reached are right. पर जब बात आती है ना बेटा चैरिटेबल बॉडीज की, ये पूरा चैप्टर है हमारा इसके ऊपर भी, पर जब बात आएगी चैरिटेबल बॉडीज की, मैंने वहां पर ध्यान देना है प्रॉपरनेस ऑफ अकाउंट्स। याद रखोगे? अभी लिखना नहीं, ये आगे आएगा, जब इसका चैप्टर आएगा हम डिटेल में करेंगे, पर अभी मैं तुम्हें इसके बेसिक पॉइंट समझा रही हूँ कि मैम ये क्यों हमने इसमें इंक्लूड किया है, क्यों हम इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करें, पर्पस क्या है। जब पैसा नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, वैल्यू नहीं देखनी, एनजीओ से कोई एसेट तो नहीं होते होंगे ज्यादा, वो तो पैसा आया लगाया, पैसा आया लगाया, दैट्स ऑल, मनी सोर्स, देन दे आर स्पेंडिंग इट ऑन दोज पर्पसेस। तो फिर किस बात की बैलेंस शीट बनेगी? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो होंगे नहीं खास। Then why an auditor is appointed? Now you know the purpose. Auditor is appointed to check not the accuracy of accounts of the NGOs, but for the properness of the accounts. Properness मतलब कि जो पैसा जिस पर्पस के लिए दिया उसी के लिए इस्तेमाल हुआ है या नहीं, बीच से कहीं एम्बेजलमेंट तो नहीं हो रही। Is that clear? For that purpose we do their audit. ठीक है, बात समझ में आ गई? आपको कहीं साइड पर लिखना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। इनके लिए हम चेक करते हैं प्रॉपरनेस ऑफ अकाउंट्स, बाकी सब के लिए हम क्या चेक करते हैं? एक्यूरेसी। इन सब के लिए, बाकी के लिए मैं चेक करूंगी एक्यूरेसी, रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। पर एनजीओ के लिए हम ज्यादातर क्या नोटिस करते हैं? प्रॉपरनेस ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, प्रोप्राइटी ऑडिट भी बोलेंगे इसको, बाद में कराऊंगी। पहले बताओ यहां तक कोई डाउट? पक्का? अब हमारे कुछ एनालिसिस वर्ड्स रह गए थे करने वाले, जो हम आज कंटिन्यू करेंगे। वी डिड द टर्म फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑल्सो, विच इज गोइंग टू बी द स्ट्रक्चर्ड पैटर्न ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंट्स। ठीक है, जिसमें क्या क्या ऐड हो जाएगा? पीएल, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स का ध्यान रखना, एमसीक्यू में बहुत बारी पूछ लेते हैं, आर नोट्स टू अकाउंट्स पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? अगर आप अकाउंटिंग डेफिनेशन देखो तो नोट्स टू अकाउंट उसका पार्ट नहीं होते, पर एज पर दी ऑडिटिंग प्रोसीजर्स, क्योंकि मुझे ऑडिट करना है, ऑडिट प्रोसीजर के हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स नोट्स एज वेल, बिकॉज मेरे को नोट्स के थ्रू ही उनकी रफ वर्किंग ऑफ कैलकुलेशन समझ में आएगी। इज दैट क्लियर? ठीक है, उसके बाद फिर हमने सीखा था कि एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से हमने बात करनी है। इफ इट्स अ बैंकिंग कंसर्न वी विल सी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ने कौन सा पैटर्न दिया है, कंपनीज एक्ट ने क्या पैटर्न दिया है, एलआईसी का अपना एक्ट है उसने क्या पैटर्न दिया है। तो जो जो पैटर्न दिया जाएगा उस पैटर्न के हिसाब से ही मेरे अकाउंट्स बने होने चाहिए। तो वो पैटर्न की नॉलेज मैं रख के जाऊंगी, ऐसा नहीं कि मुझे रट्टा मारना है या मुझे लर्न करना है। जब हम एक्चुअल प्रैक्टिस में आ जाते हैं, वी कैन ओपन द बुक्स एंड रेफर द फॉर्मेट्स, बिकॉज फॉर्मेट्स कीप ऑन चेंजिंग। अब आज आप कोर्स करना शुरू करें, आपने 2023 में आप कर रहे हो, करते करते 25, 26 हो जाएंगे। जब आप उसके बाद क्लियर करके प्रैक्टिस में आओगे, एक्सपीरियंस लेते लेते 27, 28 तक पहुंच जाओगे। समझ रहे हो? तो क्या तब तक पैटर्न सेम रहेंगे? देयर माइट बी सो मेनी चेंजेस। तो अभी आप जो टैक्स भी पढ़ रहे हो, क्या वो सेम रहने वाला है? नो, एवरी ईयर बजट इज इंट्रोड्यूस्ड, टैक्सेशन में अमेंडमेंट्स आते हैं, चेंजेस आते हैं। अब जैसे हम लोगों ने अपने टाइम पढ़ा था एक्साइज, सेल्स टैक्स, वैट, अचानक से अभी जीएसटी आ गया। तो हमें कंटिन्यूअस स्टडी रखनी, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं, डॉक्टर्स, लॉयर्स, सीएस, इनकी स्टडीज कभी खत्म नहीं होती हैं। हमें एंड तक अगर फर्म को बनाए रखना है, अपना बिजनेस बनाए रखना है आपको, तो आपको क्या करना है? कंटिन्यूअस अपडेशन रखनी पड़ेगी। उसके लिए इंस्टीट्यूट हमारे सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करता है, हमारा जितना भी ब्रांच में काम होता है
अलग अलग तरह के कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, मीटिंग्स होती हैं टॉपिक वाइज, तो हम उसको फ्रेश करते रहते हैं। बहुत ओल्ड ओल्ड सीएस में देखती हूँ वहाँ पर बैठे होते हैं, दे आर जस्ट अपडेटिंग देमसेल्व्स कि कई नए काम करने के तरीके आ चुके हैं। आज वो भी सीए फर्म्स हैं जिन्होंने सारा काम मैनुअल किया हुआ है और अब सारा कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया। अगर वो लर्न ना करें और अपने फर्म को अपडेट करके टेक्नोलॉजिकली ना लेकर जाएं, क्या काम मिलेगा उनको आगे? नहीं मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो पहले जो रिटर्नें कॉपियों में बनाई जाती थी, फॉर्म लेने पड़ते थे इनकम टैक्स ऑफिस में जाके, अब सारा कुछ ऑनलाइन है, डाउनलोड करो, भरो, वहीं से लिंक किया, अपलोडिंग किया, तो एवरीबडी हैड टू लर्न दैट। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। और अपने साथ ही बांध लो कि मेरी पढ़ाई खत्म नहीं होने जा रही, बल्कि मेरी पढ़ाई अब शुरू है, जो सारी जिंदगी चल रही है। अगर आप सीए की प्रैक्टिस में हो, अगर आप जॉब में हो, देन ओके। अगर आप किसी की जॉब करोगे फिर नो प्रॉब्लम, फिर तो जैसा बॉस बोलेगा वैसा ही होना है। फिर तो कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग अपनी फील्ड से अलग ही हो जाते हैं। सीए में हमारी टैक्सेशन और अकाउंटिंग फील्ड है, और मेरे को जॉब मिल गई मैनेजमेंट की, तो मेरा काम हो गया एमबीए वाला, मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया तुमने, मेरा ये कोई काम ही नहीं आया पड़ा हुआ, तो मैं अपनी जॉब के फिर अकॉर्डिंगली फुलफिल करूंगी, फिर मुझे इसकी कोई लेना देना नहीं है। बट वेन यू आर इन प्रैक्टिस, यू हैव टू बी अपडेटेड विद ऑल द फील्ड्स ऑल द टाइम। ऐसा नहीं बोलना कि लॉ छूट जाएगा या टैक्स छूट जाएगा आपके हाथ से, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हर सब्जेक्ट हमेशा आपके साथ रहेगा, क्योंकि ऑडिट एक फील्ड है, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। इज दैट क्लियर? यहाँ तो कोई डाउट? तो जब भी बच्चे, सपोज मुझे बैंक का ऑडिट मिला, हम ऑडिट्स करते हैं, बैंक ऑडिट पे जाते हैं, तो हम लोग हमेशा उस ऑडिट को पहले प्रिपेयर करते हैं। होमवर्क, हमें भी तो होमवर्क करना है कि वहां जाए तो एकदम ब्लैंक नहीं ना हो जाने चाहिए, तो हम पहले होमवर्क करते हैं। होमवर्क लाइक उस पर्टिकुलर बैंक में कौन सी एप्लीकेशन यूज होती है या कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होता है रिकॉर्डिंग के लिए। तो बैंक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं ना, वी हैव फिनेकल एंड अदर सॉफ्टवेयर्स, तो हमें ये देखना होता है पहले कि कौन सा सॉफ्टवेयर वो लगाते हैं, ताकि मुझे सॉफ्टवेयर की कुछ कमांड्स तो आती हो। दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग मी टू बी कंप्यूटर एक्सपर्ट, आई एम नॉट दैट, बट एटलीस्ट अगर मुझे वहाँ पे कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, तो मुझे कुछ बेसिक कमांड तो पता होनी चाहिए कि हाउ टू चेक दैट लेजर, हाउ टू चेक द इंटरेस्ट वैल्यू, हाउ टू चेक एफडीज, कुछ तो पता होना चाहिए। वो मेरा होमवर्क है, तो हम वो पहले करके जाते हैं। हम आरबीआई की गाइडलाइंस पढ़ के जाते हैं। क्यों? हर साल प्रोविडेंट फंड, इन सब के रेट्स, इंटरेस्ट चेंज होते रहते हैं, एफडीज के भी इंटरेस्ट चेंज होते हैं, लोन देने की प्रोसीजर्स चेंज हो जाते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज चेंज हो जाती हैं। अब सपोज करो एग्रीकल्चरल लोन है, अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम एग्रीकल्चरल लोन इस फिगर से माफ कर रहे हैं, ये मुझे पता होना चाहिए ना, ताकि जब मैं उस बैंक में देखने जाऊं, तो मैं वो लोन की किस्तें जो नहीं आई उनको बैड डेट और एनपीए में ना डाल के माफी के खाते में क्लियर में डाल दूं। पर अगर मुझे पता ही नहीं होगा, मैं तो बोलूंगी सर आप पे तो एनपीए बहुत है, आप पे तो बैड डेट ही बहुत है, फिर वो आके मुझे बताए तो कितनी इंसल्ट है। इसीलिए व्हाट इज द बेस्ट वे? ऑलवेज डू योर होमवर्क एज पर द क्लाइंट। बात समझ में आई? ठीक है, तो आपको हमेशा उसका फॉर्मेट पता करके जाना है कि उसके खाते कैसे बनने वाले हैं। अभी ये सारा टॉपिक मैं लिखवाऊंगी आज के दिन में। यहां तक कोई डाउट जो हमने उस दिन किया? एनी डाउट? श्योर? नेक्स्ट बेटा हम करेंगे आज के लिए द अदर कीवर्ड्स ऑफ एनालिसिस स्टेटमेंट। पहला आप लिख लो ओपिनियन। ऑनलाइन किड्स कोई प्रॉब्लम? पहली टर्म लिखोगे बेटा ओपिनियन। The auditor is only required to express his opinion on true and fair view
of financial statements. True and fair view of financial statements. Now this is the key word बेटा. Focus here. बातें नहीं करो अभी. Opinion मेरा किस पर आना है? True and fair view of financial statement. उस दिन मैंने बोला था ना reasonably accurate, यानी लगभग लगभग सब सही है. True and fair का क्या मतलब है? Whatever I am checking, it gives me or it doesn't give me true and fair view. मेरा हमेशा opinion इसके ऊपर रहेगा, true and fair view के ऊपर. Means I am not talking about they are exactly accurate. I have not used the term 100% exactly accurate या 100% accuracy, और I am not saying I guarantee the accounts are correct. ऐसा कोई टर्म हम यूज नहीं कर रहे. हम क्या कह रहे हैं कि my opinion is, हाँ जी, my opinion is that whatever I am checking in my audit procedure, it is giving me true and fair view. मतलब जितना दिख रहा है या तो वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहा है या वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दे रहा. तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू है क्या? व्हाट इज ट्रू एंड फेयर व्यू? The financial statements are said to give true and fair view if, number one, financial statements have been prepared using acceptable accounting policies, which are consistently applied. कोई भी स्टेटमेंट अगर मैं चेक करने जाऊं, मैं कैसे कहूंगी कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है? पहला पॉइंट, अगर ऑडिटर ये देख ले कि सारे खाते एज पर दी एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज बनाए गए हैं और वो पॉलिसियां कंसिस्टेंटली अप्लाई की गई हैं. अगर तुम्हें अपना 11th का अकाउंट्स याद हो तो आपने उसमें अकाउंटिंग पॉलिसीज करी थी, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अक्रूवल, गोइंग कंसर्न, उसमें था एक कंसिस्टेंसी, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी था ना. 7-8 प्रिंसिपल्स होते हैं, 3-4 कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इफ यू रिमेंबर, अक्रूवल एंड डबल एंट्री, गोइंग कंसर्न है ना. उसमें कॉन्सेप्ट हमारा प्रिंसिपल आता था कंसिस्टेंसी, जिसमें ज्यादातर हम डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लेकर चलते थे कि हमने बार बार मेथड नहीं बदलने, चेंज नहीं करने हैं. ठीक है, डेप्रिसिएशन का जो स्टैंडर्ड है कौन सा है? AS10 फिक्स्ड एसेट्स का है ना. उसके अंदर हम डेप्रिसिएशन का क्या कहते थे कि बाय चांस चेंज हुआ है तो डिस्क्लोज करके बताओ, है ना, प्रायर पीरियड का. तो कहने का मतलब ये पॉलिसी बार बार ना बदलो. हम ऐसा क्यों कहते थे? इफ एनीबडी रिमेंबर्स, व्हाई कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड. पॉलिसी तो फॉलो करनी है, यानी डबल एंट्री भी होगा, अक्रूवल भी होगा, जो आपने सिस्टम्स बोले हम वैसे ही करेंगे, पर कंसिस्टेंसी क्यों होती है? ये भी तुमने पढ़ा हुआ है +1 में. यस, फॉर हैविंग
कंपेरेबिलिटी, अगर मैं बार बार मेथड ही बदलती रहूंगी, विल माय अकाउंट्स रिमेन कंपेरेबल विद द प्रीवियस ईयर्स? नो, वैल्यूएशंस हर बार ही गड़बड़ आएंगी। अब मेरे को अगर कंपैरिजंस करने हैं तो मेरे को ये देखना है कि तुम्हारे खाते कैसे फॉलो हो। ये मेथड जो कंसिस्टेंसी का आता है, ज्यादातर हमें एज एन ऑडिटर दो हिस्सों में ध्यान देना होता है। एग्जाम्पल्स में लिख लेना, ठीक है? एक होता है बेटा स्टॉक, एक होता है एसेट डेप्रिसिएशन। बाकी तो हर जगह सेम पॉलिसियां ही चलती हैं। ज्यादातर एक स्टॉक कैलकुलेशन में और एक एसेट डेप्रिसिएशन में ना मेरे मेथड बदलते रहते हैं। इफ यू रिमेंबर, स्टॉक मेथड्स होते हैं ना, हैव यू डन स्टोर्स लेजर? हाँ किया है ना। LIFO, FIFO, HIFO is also there, weighted aggregate, weighted average. We have so many methods. Similarly for depreciation we have WDV, we have SLM, we have so many methods ना। तो इन क्योंकि methods मेरे पास होते हैं, तो अगर तुम्हें याद हो AS जो हमारे इन स्टॉक और एसेट्स को लेकर बनाए हुए हैं, उसमें इंस्टीट्यूट ने कंफ्यूजन हटाने के लिए बोल ही दिया कि कौन सा मेथड इस्तेमाल करो। ठीक है, स्टॉक में वो बोलता है भैया LIFO ही लगाना और कुछ लगाना ही नहीं। एसेट डेप्रिसिएशन में वो कहते हैं चेंजेस मत करना, प्रेफरेबली डू WDV। तो दीज आर द मेथड्स वी हैव रिकमेंडेड, एंड ज्यादातर जब हम ऑडिट करते हैं वी कीप अ चेक ऑन दीज आइटम्स कि बेटा आप स्टोर लेजर में तो नहीं बार बार चेंजेस कर रहे, कभी फीफो लगा लेते हो, कभी LIFO लगा लेते हो, उससे प्रॉब्लम क्या आएगी? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ठीक नहीं निकलेगी। समझ रहे हो? लॉजिक याद आ रहा है कुछ? अब देखो इसमें कैसे कॉस्टिंग भी उठ के आ गई। हर चीज इकट्ठी आ जानी है क्योंकि तुम सारा पूरा ढेर सारा उनका ग्रंथ चेक करने जा रहे हो। अब उसमें हर एक आइटम है, सबका ध्यान देना है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे पता होने चाहिए, ठीक है? जब हम CA बन जाते हैं हमारे फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, नहीं है तो हमारे पास रेडी रेफरेंसर्स होते हैं। रेफरेंस बुक खोली, क्लाइंट को बोला सर गिव मी अ वाइल, आई विल गेट बैक टू यू इन अ मोमेंट, चेक करके बोला। ठीक है, कई स्टैंडर्ड होंगे जो आपको टफ लगेंगे, जैसे इंटेंजिबल एसेट वाले, अमोर्टाइजेशन वाले, कहीं छोड़ के जाओगे पेपर के लिए, पर ये जब CA बन जाओगे तो वो नहीं चलने वाला। ओके, तो इसमें याद रखिएगा बेटा अकाउंट्स पूरा यूज होना है, सारे स्टैंडर्ड्स। क्योंकि पहली कहानी क्या दे दी है, अगर खाते एज पर अकाउंटिंग पॉलिसी बने हैं तो ही तो ट्रू एंड फेयर व्यू होगा। तो तुम्हें अकाउंट्स की नॉलेज नहीं चाहिए? पूरी चाहिए। तुम्हें अकाउंट्स भी देखना है, तुमने लॉ भी देखना है, तुमने टैक्स भी देखना है, तुमने मैथ्स भी देखना है, तुमने स्टैट्स भी देखना है, ये सब आएगा। Why? Stats and maths is needed because you need to do the calculations. अब क्योंकि अब मैं सैंपल लेती हूँ, उस दिन बताया था, आई डोंट गो इन डिटेल, आई समटाइम्स टेक सैंपल। तो सैम्पलिंग इज विच सब्जेक्ट? स्टैट्स, स्टैटिस्टिक्स में से। फिर तुम कई बार हो सकता है प्रोबेबिलिटी लगाओ, चांस क्या है, तुम हो सकता है कोई रेशियोज निकालना शुरू कर दो। तो एनीथिंग कैन बी यूज्ड व्हाइल वर्किंग। ठीक है, तुम्हें BRS आनी चाहिए ताकि मैं पासबुक कैश बुक का बैलेंस मैच कर सकूं, ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है, टैक्सेशन के सारे तुम्हें इनकम हेड्स आने चाहिए, डिडक्शंस पता होनी चाहिए, नहीं भी पता रेफरेंसर्स होते हैं, वी कैन रेफर टू दैट। पर रेफरेंस तो तब लोगे ना जब कुछ बेसिक आता होगा। चीटिंग करने के लिए भी तो कुछ पता होना चाहिए ना, तो हम सिर्फ सीधा चीट नहीं कर सकते, हमें कुछ आना भी चाहिए। तो रेफरेंस भी तब मदद करेगा जब तुम्हें पता होगा। अगर वहां डिडक्शन आ रही PPF की, तुम्हें पता ही नहीं 80C सेक्शन लगना है, तो तुम तो पूरी किताब बोलते ही रह जाओगे। समझ में आया? तो कुछ बेसिक्स तो आने चाहिए, इसीलिए तुम्हें ये सब्जेक्ट्स कराए जा रहे हैं साथ ही साथ, ताकि तुम ये ऑडिट की फील्ड संभाल सको। बात समझ में? ये सारा कुछ इकट्ठा पकाएगा एक साथ, बुफे। समझ में आया? ठीक है, कंसिस्टेंसी वाली बात समझ आ गई? और यहाँ पर हर टॉपिक हर जगह इकट्ठा लगाया जाता है। ऐसा नहीं होगा मैम आपने वो फर्स्ट चैप्टर में कराया था, इसमें कैसे आ गया, या ये लास्ट का है अभी कैसे आ गया, कोई इसका सीक्वेंस नहीं है। इट इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज लाइक अ वेब, हर एक का कनेक्शन हर एक के साथ है, एक भी कड़ी गई तो गड़बड़। ठीक है बेटा, पहला पॉइंट क्लियर है? अगर तुम्हारे खाते एज पर द काउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली बने हैं तो मेरे को क्या लगेगा? ट्रू एंड फेयर है। दूसरा पॉइंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स have been prepared, financial statements have been prepared as per
relevant regulations, as per relevant regulations. अब इसका क्या मतलब है? अभी सीखा था ना, एंटिटी होती है, हर एंटिटी को अपने अपने रूल लगते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, पहली बात तो पॉइंट हो गया, क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स तो सबके लिए कॉमन है, वो तो नहीं बदलते कि बदल जाते हैं, प्रिंसिपल तो नहीं बदलते। पहला पॉइंट कॉमन डाल दो कि सबका प्रिपरेशन कैसे होगा, एज पर द प्रिंसिपल्स। पर दूसरा ये डाल दो कि जिस एंटिटी को जो रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो एक्ट अप्लाई हो, तुम्हारे खाते उसी एक्ट के हिसाब से बने होने चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास बैंक है, बैंक को कौन सा एक्ट लगता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अगर कंपनी है तो कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। LIC है तो LIC का एक्ट। इज दैट क्लियर? तो इन बॉडीज पर अलग अलग तरह के एक्ट लगाए जाते हैं। तो मैंने ये देखना है कि इन एक्ट्स के अंदर अगर अकाउंट प्रिपरेशन के फॉर्मेट्स या अकाउंट प्रेजेंटेशन स्टाइल्स कुछ मेंशन है, या वो अपनी किसी पर्टिकुलर आइटम का कुछ ट्रीटमेंट सेपरेटली करना चाहते हैं, तो फिर उस बॉडी का ट्रीटमेंट कैसा होना चाहिए? एज पर दैट रेगुलेशन। इज दैट क्लियर? तो ये साइड में आप एग्जांपल्स नोट कर सकते हो ताकि आपको याद रहे। अब जैसे बेटा मैंने बॉडीज के नाम लिखे, एक्ट है इनके, इनकी कोई कंट्रोलिंग बॉडीज भी तो हैं। जैसे बैंक को RBI कर लेगा, कंपनीज को हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, पार्टनरशिप का तो चलो कोई नहीं है, पर्सनल रहता है वो, LIC में IRDA आ जाता है। तो ये हो गई रेगुलेटिंग अथॉरिटीज। अब अगर इन्होंने कोई फॉर्मेट बदल दिए, या इन्होंने कोई नए नॉर्म्स ले आए, या ये लोग कुछ चेंजेस कर दें, अमेंडमेंट ले आए किसी भी रूल में, किसी भी वैल्यूएशन में, किसी भी चीज में, क्या है एज एन ऑडिटर मेरी ड्यूटी नहीं उसका ध्यान रखना? इज दैट क्लियर? सपोज करो मैं LIC की बात करती हूँ, तो LIC सपोज करो क्लेम दे रही है, कोई इंश्योरेंस का क्लेम जा रहा है। अगर क्लेम के प्रोसीजर्स IRDA कुछ चेंज कर दे, अगर वो बोले कि अगर मुझे ये पर्टिकुलर लाइफ इंश्योरेंस क्लेम लेना है तो दिस आर द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स व्हिच मस्ट बी अटैच्ड इन द फाइल, एज एन ऑडिटर व्हाट्स माय ड्यूटी? टू चेक वेदर द LIC कंपनी इज फॉलोइंग दैट प्रोसीजर। क्या वो सारे एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं या अपनी मर्जी से क्लेम दी जा रही है? बात समझ में आई? तो ये डॉक्यूमेंट्स मेरे को देखने पड़ेंगे। समझ आ गया? तो नॉट ओनली द पर्टिकुलर एक्ट, बट एक्ट इज मेड बाय द बॉडी, वो रेगुलेटरी बॉडी के जो रूल्स रेगुलेशन है मुझे फॉलो करने होंगे। अब सपोज मैं किसी क्लाइंट का ऑडिट करूं और वो क्लाइंट शेयर मार्केट में डील करता हो, तो मेरा ध्यान किसकी बॉडी पे जाना चाहिए? सेबी पे। तो सेबी की गाइडलाइंस मुझे पता होनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो तुम्हें बहुत कुछ पता होना चाहिए। समझ आ गया? लाइक मल्टीपल थिंग्स यू मस्ट नो। एम आई क्लियर? ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट। तो पहला हो गया अकाउंट्स बनने चाहिए एज पर द पॉलिसी, कंसिस्टेंटली रखना। दूसरा हो गया जो भी रूल रेगुलेशन तुम्हें लगता है उसके हिसाब से हो। और तीसरा इसके अंदर लिखोगे देयर इज अप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर ऑफ all material items. There is appropriate disclosure of all material items. कह रहे तीसरा पॉइंट यह ध्यान रखना है कि जो भी मटेरियल आइटम्स है, अभी के लिए तुम्हारे लिए इतना मीनिंग काफी है कि मटेरियल आइटम मतलब विच हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग।
पर ऑडिट के लिए हमारे पास मटीरियलिस्टिक वैल्यूज का अलग एक पूरा स्टैंडर्ड है, वो हम करेंगे जब उसकी बारी आएगी। इसका डिटेल मीनिंग कि कौन कौन सी आइटम मटेरियल होंगी, कैसे मटेरियलिज्म चुनना है, उसके लिए पूरा एक स्टैंडर्ड आएगा, वो हम बाद में करेंगे। अभी के लिए इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इतना काफी है कि मटेरियल क्या होता है। एनीथिंग विच इज सो इंपॉर्टेंट, विच इज सो सिग्निफिकेंट, which helps in decision making, which is so elegant, है ना। तो इसको हमने ध्यान में रखना है। मुझे लगा मैंने 2 बारी सो इतना बोल दिया कि वो उसी की तरफ एकदम ध्यान चला जाता है। बट ग्रेट, रातों रात कैसे कोई तुम सेंसेशन बन सकते हो। ऑल थैंक्स टू दैट पर्सन जिसने गाना बना दिया, अदरवाइज बताओ किस्मत कैसे बदल जाती है रातों रात। सेलिब्रिटी, शी इज इवन कॉल्ड इन बिग बॉस। बताओ, it is so important, it is so significant that it helps in decision making, है ना। is that clear? तो आपने अभी के लिए मटेरियल आइटम्स का एक ये ध्यान में रखना है नाम, कि मटेरियल आइटम क्या होती है। वो सिग्निफिकेंट फिगर्स, वो सिग्निफिकेंट एलिमेंट्स जो अगर मौजूद ना हो तो मेरा फैसला शायद कुछ और हो, और अगर मौजूद है तो मेरा फैसला कुछ और है। यानी वो मेरे को डिसीजन मेकिंग में अलट पलट कर सकते हैं, वो ऐसे एलिमेंट्स हैं। तो अगर मेरे क्लाइंट ने सारी अच्छी आइटम्स जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प होती हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं, जो सिग्निफिकेंट हैं, वो छुपाई नहीं, हाइड करने की कोशिश नहीं करी, डिस्क्लोज कर दिया, तो फिर क्या डर है। फिर तो अकाउंट्स आर गिविंग मी ट्रू एंड फेयर व्यू। पर अगर डिस्क्लोज नहीं किया, हाइड कर लिया कोई फैक्ट, तो कुछ गड़बड़ है। फिर दया जगा लेना अंदर का, और फिर हम बोलेंगे भैया नहीं, रुक जाओ, मैंने ट्रू फेयर व्यू नहीं बोलना, मैं कुछ और ओपिनियन दूंगा। वो कुछ और ओपिनियन क्या होंगे, वी विल डू लेटर व्हेन ओपिनियन स्टैंडर्ड विल कम। अभी के लिए ओपिनियन मीनिंग इज दिस मच ओनली। इज दैट क्लियर? समझ में आया? फॉर फ्यूचर रेफरेंस यहां पर मैं टाइप्स ऑफ ओपिनियन के सिर्फ नाम लिख रही हूं, ओनली नेम्स फॉर फ्यूचर रेफरेंस। वाई? बाई चांस ये वर्ड्स आ जाएं पढ़ते पढ़ते तो हमें पता हो ये वर्ड्स का क्या मीनिंग है। पहला है क्लियर, अभी सिर्फ वर्ड मीनिंग टाइप कर लो, लाइक ग्लॉसरी होती है, क्योंकि ना ऑडिट की किताब में ये क्या करते हैं, सारे शब्द इकट्ठे यूज करने शुरू कर देते हैं, मीनिंग आते हैं बाद में। तो ये वर्ड्स आ जाएंगे सेंटेंसेस के अंदर, पर आपको मीनिंग अगर पता नहीं होगा तो डिफिकल्ट होगा। डिस्क्लेमर, तो आपको अभी सिर्फ एक ग्लॉसरी की तरह इसको नोट कर लो, सो दैट इट इज हेल्पफुल इन फ्यूचर। थोड़ा थोड़ा मीनिंग बता रही हूँ इनका। क्वालिफाइड, क्लियर को हम अनक्वालिफाइड भी कहते हैं। व्हाट इज क्लियर ओपिनियन? व्हेन एवरीथिंग यू फाइंड ओके। मैं अभी सिर्फ लेमैन भाषा में बता रही हूँ, डेफिनेशन नहीं बता रही, ठीक है, डेफिनेशन बाद में आएगी। लेमैन भाषा, आम, सारा कुछ ठीक ठाक, ट्रू एंड फेयर है, बढ़िया है। क्लियर ओपिनियन, माई ओपिनियन इज क्लियर अबाउट यू, विच ओपिनियन अनक्वालिफाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब बढ़िया। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या है? कोई लाल निशान जब रिपोर्ट कार्ड में लग जाए, कोई रेड मार्क, है ना। जैसे ये भी मैं आम भाषा बोल रही हूँ, डेफिनेशन नहीं है। जब मेरे रिपोर्ट कार्ड में एक लाल निशान लग जाता है, सीधा ध्यान वहीं चला जाता है, ये गलती है, बाकी सब ठीक है, पर ध्यान हमारा कहाँ जाता है? अंडरलाइंड। चलो जी, बाकी मम्मी ने देखना नहीं, बस वो देख लेना बेटा, यहाँ तेरी लाल निशान पड़ गया, चलो अब आओ चप्पल खाओ, है ना। अब वो चीज हमने क्वालिफाइड ओपिनियन में, मींस ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज ओके, but some areas are problematic where I would like to draw your attention। समझ लगी? तो ये अंडरलाइन कर देते हैं हम, रेड मार्क। ज्यादातर सब कुछ ठीक है, few areas, few errors where attention is required। तो मेरा कौन सा ओपिनियन आएगा? क्वालिफाइड। अगर ऐसी गड़बड़ है तो ओपिनियन मेरा रिपोर्ट में क्या आ जाता है? क्वालिफाइड ओपिनियन के नाम से जाना जाता है, उसकी हेडिंग डाल देते हैं ओपिनियन क्वालिफाइड, ठीक है। आपको पता है ना क्वालिफिकेशन का मतलब? पढ़ाई लिखाई नहीं,
हम किसी चीज को क्लियर करने को भी क्वालिफाई करना बोलते हैं, बोलते नहीं? इसने ये फाइनल सेमीफाइनल क्वालिफाई कर लिया, अभी तो तुम इतने मैच देख के आए हो, है ना? क्वालिफाई, क्वालिफाई मतलब टू क्लियर इट ऑल। तो मैंने ना ये लिस्ट ऑफ, देखो इधर, ये क्या दिया है मैंने तुमको, फ्यू लिस्ट ऑफ एरर्स। अगर तुम ये ठीक कर लो तो मैं तुम्हें यहां से यहां डाल देंगे। मीन्स यू नीड टू क्वालिफाई देम, you need to clear that stage. That is why the opinion is termed as qualified opinion, because कुछ हिस्से ऐसे रह गए हैं जिस पे काम करना अभी बाकी है, पिक्चर भी अभी बाकी है ना? चल नेक्स्ट, अब आ जाओ एडवर्स। एडवर्स मतलब बेकार हालत है, पुअर कंडीशन, एडवर्सिटी बोलते हैं ना। एडवर्स मीन्स बहुत ज्यादा गड़बड़ 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 गड़बड़, सो मेनी एरर्स। अब अगर तुम्हारे रिपोर्ट कार्ड में एक जगह पे रेड फ्लैग लगा हो, टीचर कोई नहीं बोलेगी बेटा रीटेस्ट दे दे, होता है, कोई टेंशन नहीं, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, थोड़ा आपको समझा दिया जाएगा, रिफॉर्मेटरी क्लास में डाल दिया जाएगा। पूरा रिपोर्ट कार्ड लाल है तो क्या करें? फिर चलो स्कूल से बाहर निकलो, कोई एक्शन आना है ना। यानी जब इतने सारे एरर्स हो तो कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई क्या कहूँ मैं, एवरीथिंग इज रॉन्ग। मेजरली आप गड़बड़ कर रहे हो, अकाउंटिंग पॉलिसियां नहीं फॉलो कर रहे, एज पर रेगुलेशन भी नहीं है, डिस्क्लोजर्स भी नहीं कर रहे, फ्रॉड्स दिख रहे हैं, एरर्स है, मिस्टेक्स हैं, मेनी थिंग्स आर हैपनिंग। मैं क्या बोलूंगी? इट इज नॉट गिविंग मी, इसमें यस गिविंग मी ट्रू एंड फेयर व्यू, इसमें एक्सेप्ट द फॉलोइंग रेस्ट इज गिविंग मी ट्रू एंड फेयर, इसमें नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर। तो ये लैंग्वेज चेंजेस आते हैं। इसका भी एक पूरा बेटा ऑडिट रिपोर्ट जब हम बनाते हैं ना, इसका फॉर्मेट है, रटी रिटाई भाषा, इस ओपिनियन की ये भाषा, दूसरे ओपिनियन की ये भाषा, हमने सिर्फ क्लाइंट का नाम और डेट बदलना है, भाषा फिक्स है। जैसे लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, सरकारी कागज, अब लॉयर जब डीड बनाता है, प्रॉपर्टी डीड है तो एक फिक्स लैंग्वेज आएगी, पार्टनरशिप डीड है फिक्स लैंग्वेज आएगी, रजिस्ट्रेशन करानी है फिक्स लैंग्वेज आएगी, लाइक दैट। ऑडिट रिपोर्ट में चारों ओपिनियंस की ना फिक्स लैंग्वेज है। जब इसका टॉपिक आएगा तो वहां लैंग्वेजेस कराऊंगी। अभी आइडिया आ रहा है क्या क्या चीजें हैं? अब कहीं पर भी शब्द इस्तेमाल हो गए टेंशन तो नहीं होगी, मीनिंग आ रहा है ना क्लियर? लास्ट आ रहा था बेटा डिस्क्लेमर, भाई मेरे तो हाथ ही खड़े हैं, हैंड्स अप। इतनी बेकार फर्म है, इसका तो क्या ही चेक करूं, मैं कुछ नहीं कह सकती। When I am unable to express any opinion, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि सही हो या गलत हो, या एरर्स हैं या ज्यादा है या कम है, आई हैव नो आइडिया, तो मैं अपना पल्ला झाड़ लेती हूँ। तुम लोग देखते हो मूवी से पहले डिस्क्लेमर लिखा होता है, ऑल आइटम्स आर फिक्टिशियस, नथिंग रिलेटेड विद एनी लिविंग डेड, आता है ना? तो ये प्रोड्यूसर क्या करते हैं, अपना पल्ला ही झाड़ रहे हैं कि बाय चांस कुछ गलती हो भी जाए तो हमने डिस्क्लेमर दिया था, हमें माफी मिल जाएगी, नो एनिमल वाज हार्म्ड, स्मोकिंग इज इंजूरियस, ऐसे थोड़ा थोड़ा लिख ही जाते हैं बीच में, करना सब कुछ है ना? तो डिस्क्लेमर मैं भी क्या कह रही हूँ एज एन ऑडिटर कि सर ये मैंने क्लाइंट तो ले लिया पर बड़ा मुश्किल रहा, आई एम अनएबल टू एक्सप्रेस एनीथिंग, ना मैं राइट कह पा रही हूँ ना मैं रॉन्ग कह पा रही हूँ। कारण कई हो सकते हैं, कारण मे बी लाइक मेरे को सफिशिएंट एविडेंसेस ही नहीं मिले जो मैं कोई राय पर पहुंच पाती, या आप लोगों ने इतना जबरदस्त प्लान करके बना रखे सारे खाते कि मैं बता ही नहीं पा रही कि गलतियां क्या है। मैनी रीजंस, डू लेटर। तो डिस्क्लेमर कब आएगा? व्हेन यू आर अनएबल टू एक्सप्रेस एनी, कोई राय पर पहुंच ही नहीं पा रहे, तो मैं डिस्क्लेम करती हूँ। ठीक है, इज दैट क्लियर? समझ में आ गया? ज्यादातर जब हमें ऑडिट के क्लाइंट्स आते हैं, हम थोड़ी सी नॉलेज उनकी पहले ले लेते हैं, थोड़ा पास्ट हिस्ट्री रिकॉर्ड पढ़ लेते हैं। अगर मुझे पहले से लग जाए ना कि मैं इधर पहुंचने वाली हूँ इस हिस्से में, मैं वो ऑडिट ही नहीं लेती। जनरली पीपल व्हाट डू, दे विड्रॉ फ्रॉम सच ऑडिट्स, दे डोंट टेक सच ऑडिट्स। करके फायदा क्या है, पता ही नहीं चलना क्या है, बाद में फंसने वाली बात है। तो फिर रेड मार्क है, छोड़ दो। अगर आपको पहले से डाउट आ रहा है कि डिस्क्लेमर ही आना है, छोड़ दो। पर अगर सरकार ने तुम्हें कहीं अपॉइंट करके भेज ही दिया है, फिर जो है वो लिख दो। इज दैट क्लियर? बिकॉज अगर आप करेक्ट लिखोगे ना, इट इज गोइंग टू सेव यू इन फ्यूचर। अगर आपने क्लाइंट के फेवर में दे दिया तो फिर आप भी फंस जाओगे।
और अगर आपने करेक्ट इंफॉर्मेशन दिया तो यू कैन बी सेव्ड इन फ्यूचर इफ एनीथिंग हैपन्स। क्या हुआ? टेस्ट है, अभी है टाइम। बात समझ में आ गई? ओपिनियन का मतलब समझ में आ गया? आगे कंटिन्यू करो इसको। देयरफॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तीनों पॉइंट क्लियर है पहले वाले? ट्रू एंड फेयर कब लगेगा मेरे को? इसको कंटिन्यू करो। देयरफॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन केस क्लाइंट इज अ कंपनी। देखो वैसे तो ये जनरल है जो मैं लिखवाने जा रही हूं, पर इन केस क्लाइंट इज अ कंपनी, कंपनीज एक्ट के सेक्शन 129 में ये बात लिखी हुई है। ठीक है, उसमें लिखी हुई है, कंपनी के लिए भी लिखी हुई है। वैसे तो ये जनरल बात है, पर कंपनीज एक्ट ने भी स्पेसिफिकली लिख दिया, यानी जब कंपनी का ऑडिट होगा तो ये सारी बातें ध्यान में रखी जाएंगी। तो जो मैं ये लिखवाने जा रही हूँ इट इज कॉमन फॉर ऑल, पर उसके केस में बेटा हमारे जो कंपनीज एक्ट में है उसके लिए उन्होंने ये सेक्शन दिया हुआ। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब वो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, लिख लो। नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स shall give true and fair view which is based on the following facts. Number 1, financial statements shall comply with the standards कौन से स्टैंडर्ड्स? काउंटिंग स्टैंडर्ड्स। if they don't comply, आपको याद होगा कंपनी को डिस्क्लोज करना होता है। कंपनी शैल डिस्क्लोज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स द डेविएशन and its reason along with its effect on financial statement. तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके हिसाब से बने होने चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से। अगर नहीं बने हैं तो आप उसका रीजन बताओ, डेविएशन बताओ और उसका असर बताओ। नेक्स्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेम बात आएगी, शैल बी इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड और सबसे जरूरी बात, इट इज मैनेजमेंट्स ड्यूटी to ensure financial statements are prepared as per requirements of section 129। इसको हम जनरल भी लिख सकते हैं, चाहे कोई भी क्लाइंट हो। ये तो कंपनी के केस में हो गया, पर कोई भी क्लाइंट हो, प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर आएगी? सेक्शन 129 तो सिर्फ कंपनी को लग रहा है ना,
पर हम तो जनरल कर रहे हैं। याद रखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ढंग से बनी है या नहीं, ये इंश्योर करना किसकी ड्यूटी है? मैनेजमेंट। ठीक है, क्लाइंट कह लो, मैनेजमेंट कह लो, ओके। इट्स नॉट माई ड्यूटी, माई ड्यूटी इज जस्ट टू कमेंट ऑन इट। मैं जाके उसको कंप्लाई नहीं करवाऊंगी, मैं सिर्फ देखूंगी राइट या रॉन्ग, कांटा, दैट्स ऑल। तो ड्यूटी किसकी है अकाउंट सही से बनवाने की? मैनेजमेंट की। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, इस पर बहुत बारी एमसीक्यू आता है। एंड इट ऑल्सो टेल्स मी माई स्कोप। अब मेरी ड्यूटी नहीं है ना, मेरा स्कोप कम हो गया। ऑडिटर का स्कोप है बनी बनाई चीज को देखना, उसको बनवाना तरीके से, वो मेरा काम, मैनेजमेंट जाने। ठीक है, अगर गड़बड़ है या ठीक से नहीं बना हुआ, हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल, नॉट द ऑडिटर। ऑडिटर इज देयर ओनली टू कमेंट ऑन व्हाट ही इज वाचिंग। इज दैट क्लियर बेटा? गो थ्रू करें ट्रू एंड फेयर व्यू। ट्रू एंड फेयर व्यू इज क्वाइट सिंपल। बेसिकली कुछ कीवर्ड्स दिमाग में रखो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पॉलिसीज के हिसाब से बने होने चाहिए, कंसिस्टेंट हो वो पॉलिसीज, एज पर रेगुलेशंस, और सारी मटेरियल आइटम्स डिस्क्लोज करके रखो। उसके बाद हम कब कहेंगे कि ट्रू एंड फेयर व्यू है? अगर सारे रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हुए हैं, सारी आइटम्स डिस्क्लोज की गई हैं। अगर कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं हुआ तो उसका कारण बताओ, डिस्क्लोज करो, डेविएशन का असर भी बताओ कि अगर ये फिगर होती तो अकाउंट्स में क्या फिगर आती। क्लियर है? एंड देन फॉर्मेट शुड बी फॉलोड, और ये सब फॉलो हो वो किसकी ड्यूटी है? मैनेजमेंट की, मेरी ड्यूटी नहीं है। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट? गो थ्रू इट वंस, देन विल डू इंडिपेंडेंट। डेफिनेशन का एक ही पार्ट रह गया ना। देखो डेफिनेशन में नाउ वी आर लेफ्ट विद ओनली इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है, बाकी सारे पार्ट्स क्लियर है? ऑनलाइन किड्स आपने नोट कर लिया जो मैंने नीचे लिखा था सारा? कोई डाउट? जो समझ में ना आए प्लीज मेरे से पूछ सकते हो। मुझ तक क्या डाउट है बेटा? बोलो बोलो। ये जो आपने कंपनी वाला दिखाया, हाँ, ये ओपिनियन में ही आ रहा है। हमने ऊपर लिखा ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर सेड टू गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इफ 1 2 3। इसको सपोर्ट करते हुए हम लिख रहे हैं एक जनरल नोट कि समराइज करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू कब देता है, बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। साथ ही साथ एक सपोर्टिंग पॉइंट लिख दिया कि ये मैं सिर्फ हवा में नहीं कह रही हूं, कंपनी के लिए कंपनीज एक्ट में लिखा गया है। वैसे तो जनरल है, सबके लिए है, पर कंपनीज क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस में फॉलो होता है, कंपनी ने जो भी करना उसके एक्ट में लिखा जाएगा ताकि उसके एमओए एओए उस हिसाब से बनाए जाए। तो कंपनीज के लिए स्पेसिफिकली एक सेक्शन में ये सारी बातें लिख दी गई हैं, बाकी सब ने तो इसको जनरल फॉलो करना है। ठीक है, तो ये सबूत हो गया ना, इट्स रिटन इन द एक्ट। तो एक्ट में रिटन को कैसे फॉलो नहीं करोगे? बात समझ में आई? तो कंपनीज के लिए ये स्पेसिफिक एडिशन है, बाकी सबके लिए जनरल है। पर कंपनीज का देखोगे तो उनके एक्ट में एक सेक्शन है जो ये बात कहता है। तो अगर कहता है तो ये बात फिर जरूरी होगी टू फॉलो। इज दैट क्लियर? कहने की बात ये हुई कि हम ऑडिट में सीख रहे हैं कि ट्रू एंड फेयर व्यू बेटा ऐसे ढूंढ लेना, साथ ही साथ जो मैं फॉलो करने जा रही हूँ वो दूसरे एक्ट्स में भी सपोर्टिव है, दूसरे एक्ट्स भी मेरी बात को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने लिख कर दिया कि हाँ जी ऐसा होना चाहिए, तो मैं सही ऑडिट प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ। इज दैट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बेटा, लास्ट हेडिंग फॉर द डे, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन।
This is most important. This is most important. Why? This is not only the part of definition, but it is also one of the basic principles of conducting audit. अगर आपको क्वेश्चन है ना व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स, तो नंबर 1 में ये है। मेरा मेन प्रिंसिपल क्या है, मुझे कैसा रहना है, इंडिपेंडेंट। दूसरा, यही चीज ऑडिटर की क्वालिटी भी होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज एन ऑडिटर शुड हैव, सबसे पहले ऑडिटर शुड बी, हाँ, तो ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ना डेफिनेशन तो है ही, पर इसमें और भी बहुत जगहों पर इसमें काम आता है। तो ये एक ऑडिटर में क्वालिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ ये एक बेसिक प्रिंसिपल है जो ऑडिट के दौरान हमें फॉलो करना ही है। सो व्हाट इज बीइंग इंडिपेंडेंट? अनबायस्ड, न्यूट्रल, uninfluenced, unbiased, neutral, uninfluenced। मतलब मैं जब जाऊं ऑडिट करने तो मैं इंडिपेंडेंट हूं, मींस मैं किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हूं। मैं जो भी राय दूंगी वो इम्पार्शियल, मैं बिना किसी पार्शियलिटी के उस राय को रखूंगी सामने। अब देखो बेटा, छोटे शहर है हमारे, यहाँ पर आपके पास कोई क्लाइंट आए, हो सकता है वो जान पहचान का निकल आए, आपकी नहीं तो आपके पेरेंट्स की या फिर रिलेटिव से किसी ना किसी का लिंक निकल आएगा। अब जब मैं वो लिंक में काम करूं तो ये एक डर रह जाता है कि बंदा जरूर फेवर कर देगा। फिर ऑडिटर की रिपोर्ट पर यूजर, पढ़े थे ना यूजर, यूजर के नाम लिखवाऊंगी कल, वो यूजर्स क्या विश्वास कर पाएंगे अगर मैंने फेवर ही कर दी? तो सबसे पहली चीज एक ऑडिटर से क्या एक्सपेक्ट की जा रही है, दैट ही विल रिमेन अनबायस्ड, इम्पार्शियल, न्यूट्रल। वो कभी भी किसी की इन्फ्लुएंस में आके अपना फैसला नहीं देगा, वो कभी भी किसी और की राय का सबॉर्डिनेट नहीं बनेगा, जो उसकी राय होगी वो आगे रखेगा। इज दैट क्लियर? So what is being independent? Independent means to remain unbiased, neutral, uninfluenced or impartial. Therefore, the auditor should observe independence while conducting an audit, which means that his judgment is not subordinate, to wishes of another person. He should not be acting under any influence. He has to work in totally an unbiased manner.
मीनिंग क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। Why independence is required? आप बताओ बेटा, क्यों हमें चाहिए होगी इंडिपेंडेंस? ऑडिटर हमारा इंडिपेंडेंट हो, किसी पर भी डिपेंड ना करे, किसी की इन्फ्लुएंस में ना आए। अभी किया हमने। अच्छा फिर यू जनरल बताओ, जनरल। आम इंसान, तुम यूजर हो, तुमने उसकी रिपोर्ट पर विश्वास करना है। अगर तुम्हें पता होगा कि वो इंडिपेंडेंट बंदा है, विल द रिपोर्ट्स बी मोर रिलायबल? इंडिपेंडेंट होगा तो रिलायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, तुम्हें उस पर ट्रस्ट वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। पर अगर पता है ये बंदा गड़बड़ है, फिर आप उसके रिपोर्ट्स पर ट्रस्ट नहीं करोगे। इज दैट क्लियर? तो लिखिए व्हाई इंडिपेंडेंस इज रिक्वायर्ड, इसकी दो ब्रांचेस, दो ब्रांचेस। एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स, एंड दूसरा है फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेटा पहली बात है कि इंडिपेंडेंस क्यों रिक्वायर्ड। अगर मैं लीगल रिक्वायरमेंट की बात करूं तो कह रहे हैं ये ना कानून में लिखा हुआ है, चाहे हम ऑडिट के स्टैंडर्ड्स गिवन बाय आईसीएआई पढ़ लें, चाहे हम कंपनीज एक्ट पढ़ लें कि कंपनी का ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए, चाहे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट पढ़ लें कि ऑडिटर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तीनों लीगल डॉक्यूमेंट्स में ये कंडीशन लिखी हुई है। इसीलिए पहली बात तो इस वजह से इंडिपेंडेंस होना जरूरी है, अदरवाइज वायलेट करोगे तो पेनलाइज होगे। बात समझ में आई? तो जबरदस्ती हो गई ना कि करना ही पड़ना है। क्यों करना पड़ना है? नंबर वन, इट्स नीड इज मेंशन्ड इन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। बेटा जैसे अकाउंट्स बनाने के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वैसे ऑडिट करने के भी कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं। जब आप बेसिक इंट्रोडक्शन कर लोगे, फिर स्टैंडर्ड्स के लिए मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी। हमारे को एज एन ऑडिटर कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे आप अकाउंट्स में एएस बोलते हो ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये ऐसे होते हैं, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। ठीक है, इसके भी नंबर होते हैं, 200, 250, 230, ऐसे ऐसे नंबर होते हैं। वो स्टैंडर्ड्स हमें फॉलो करने होते हैं। तो कह रहे स्टैंडर्ड में लिखा है कि ऑडिटर को क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। दूसरा नंबर, सेकेंड, कंपनीज एक्ट 2013 also contains such provisions. Section 141. और third, the Chartered Accountant Act तो तीन लीगल जगहों पर ये लिखा हुआ है कि ऑडिटर कैसा होना चाहिए? इंडिपेंडेंट। तो बेटा अगर कानून में लिखा है तो मानना पड़ेगा, ये तो हो गया कंपल्सरी दैट यू हैव टू रिमेन इंडिपेंडेंट। पर अगर मैं देखूं कि इंडिपेंडेंट होने के कुछ फायदे भी तो होंगे, इसीलिए इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। तो फॉर यूजर्स टू इंक्रीज इट्स रिलायबिलिटी, to increase its reliability, acceptability, and credibility. अगर मुझे पता है ऑडिटर शुरू से अनबायस्ड रहा है, तो यूजर्स को एक तसल्ली हो जाएगी कि हम इन अकाउंट्स पर विश्वास कर सकते हैं, दे आर डिपेंडेबल, वी कैन एक्सेप्ट इट, इट इज रिलायबल।
यहाँ तक क्लियर? कोई डाउट? पक्का? यहाँ से नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें, ठीक है? नेक्स्ट क्लास इज डे आफ्टर टुमारो, वी विल डू इन दैट क्लास. ऑनलाइन किड्स एनी डाउट? श्योर? इसको बेटा कंटिन्यूटी में रिविजन रखना. प्लीज रिमेंबर वन थिंग, ऑडिट इज अ रेकरिंग सब्जेक्ट. यू अंडरस्टैंड दिस टर्म रेकरिंग? साथ साथ चलेगा, इंटरलिंक्ड है. तो आज का पढ़ा हुआ अगर आप पढ़ के नहीं आओगे तो आगे कहीं भी प्रॉब्लम आ सकती है. ये सारे वर्ड्स चैप्टर सिलेबस के एंड तक चलने हैं. So you have to keep on your learning and revision regular. Everybody is clear? See you in the next class.